नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आज से। ये 1 जून के करंट अफेयर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर डेली आएगा शाम में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अज्यूम द चेयरमैन ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 to 26 फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 2024 से लेकर 2026 तक के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? अगर मैं बात करूं कोलंबो प्रोसेस ये होती क्या है, इसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं? 12 मेंबर कंट्रीज हैं कोलंबो प्रोसेस में। ये प्रोसेस किसके लिए बनी गई है? लीगल और सेफ माइग्रेशन कराना है। जब लोग एक कंट्री से जाके दूसरी कंट्री में बस जाते हैं तो वो इनलीगल ना बसें, वो लीगल तौर पे बसें। इसके लिए ये कमेटी बनी है। तो याद रखो, हमें लीगल और सेफ माइग्रेशन कराना है पीपल्स का 2024 से लेकर 2026 तक। फर्स्ट टाइम इस कमेटी के चेयरमैनशिप किसने संभाली है? तो वो संभाली है इंडिया ने। जो 12 मेंबर कंट्री हैं कोलंबो प्रोसेस की, वो कौन कौन है? जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, जितनी भी हमारी शार्क कंट्रीज हैं वो मेंबर्स हैं। इसके शार्क कंट्री के अलावा जो आशियान कंट्रीज हैं, हमारी कुछ आशियान कंट्रीज में है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब कंट्री, ऐसी टोटल 12 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड डीआरडीओ इंडस्ट्रियल एकेडमी सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन इट्स कैंपस फॉर इंटरडिसिप्लिनरी इन द नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी। हाल ही में डीआरडीओ और किस संस्थान ने मिलकर डीआरडीओ उद्योग एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, जिससे डीआरडीओ इन संस्थान के साथ मिलकर रिसर्च कर सके रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए। ये करा है आईआईटी कानपुर के साथ। आईआईटी कानपुर को फंड करेगा डीआरडीओ इस रिसर्च के लिए। और आईआईटी कानपुर में डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है DMSRDE। इसने 2 काम करे हैं अभी। एक तो बनाया है लाइटेस्ट ब्लड प्रूफ जैकेट, भारत का सबसे हल्का फुल्का ब्लड प्रूफ जैकेट बनाया है DMSRDE ने, की कानपुर में। दूसरा क्या बनाया है? दूसरा इसने बनाया है लिक्विड रामजेट फ्यूल। तो याद रखो, लिक्विड रामजेट फ्यूल बनाया है और इंडिया का लाइटेस्ट ब्लड प्रूफ जैकेट बनाया है। ये बनाया है DMSRDE ने। ये डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जो की कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द 6th मीटिंग ऑफ इंडियन जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड। हाल ही में आतंकवादी विरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए, इंडिया जापान की जॉइंट काउंटर टेररिज्म मीटिंग हुई थी। ये 6th मीटिंग थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इसकी 7th मीटिंग कहाँ पर होगी? ये क्वेश्चन याद रखिए आप। ये इसकी 7th मीटिंग टोक्यो में होगी। टोक्यो जापान में पड़ता है, तो टोक्यो जापान में इसकी 7th मीटिंग होगी। देखिए, ये मीटिंग क्यों होती है? इंडिया और जापान में बहुत सारे आतंकवादी आ जाते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तो इसलिए ये मीटिंग होती है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके दोनों कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान टू मेक मार्स लैंडिंग बाय 2045। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक ये मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो देखिए, फर्स्ट स्पेस एजेंसी स्टार्ट करी है साउथ कोरिया ने। इस एजेंसी का नाम याद रखिए आप। इस एजेंसी का नाम है कासा। कासा का फुल फॉर्म है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस एजेंसी का नाम है और साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया को फर्स्ट लूनर लैंडिंग करना है 2032 तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन याद रखिए, साउथ कोरिया का एक रॉकेट है, उस रॉकेट का नाम याद रखिए, उसका नाम है नूरी रॉकेट का नाम है, जो इन्हें लॉन्च करा था 2023 में। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी वॉन है। साउथ कोरिया वॉन बोलते हैं, तो करेंसी की पूछेगा तो वॉन है और कैपिटल पूछेगा तो सियोल है। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इसके बीच में एक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको हम बोलते हैं 38 पैरेलल बॉर्डर। याद रखिए, 38 पैरेलल बॉर्डर किसके बीच में? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंट चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के चेयरमैन को बने प्रेजेंट में 2024 में, तो वो बने राकेश रंजन जी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024। विश्व तंबाकू निरोध दिवस 2024 का विषय क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे हम बनाते हैं हर साल 31 मई को। इसकी थीम एग्जाम में आ सकती है। इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगर मैं टोबैको की बात करता हूँ, तो इंडिया में तंबाकू कौन लेके आया था? इंडिया में तंबाकू लेके आए थे पोर्चुगीज। याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में पोर्चुगीज लेके आए थे। इन्होंने खेती स्टार्ट कर दी थी 1605 में इंडिया में। किसकी? तंबाकू की। अगर मैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करता हूँ कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तंबाकू चाइना। सेकंड नंबर में इंडिया आता है। एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करता हूँ एक्सपोर्टर कौन है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन करता है तंबाकू को, तो फर्स्ट में ब्राजील आता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तंबाकू को ब्राजील। सेकंड नंबर में इंडिया आता है। चाहे प्रोड्यूसर हो, उगाने की बात हो या एक्सपोर्ट करने की बात हो, सेकंड नंबर में आता है इंडिया, दोनों में। अगर मैं पूछूं इंडिया में सबसे ज्यादा तंबाकू कौन सी स्टेट में उगता है,
टॉप स्टेट कौन सी है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है तंबाकू का सबसे ज्यादा? तो पहले नंबर में आती है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन होता है, लगभग 45%। सेकंड स्टेट कौन सी है? सेकंड स्टेट है आंध्र प्रदेश। सेकंड स्टेट आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर में उत्तर प्रदेश आती है और चौथे नंबर में कर्नाटक आती है। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है तंबाकू सबसे ज्यादा? तो वो करती है गुजरात 45% तक। सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश 20% तक तंबाकू का प्रोडक्शन करती है। तीसरे नंबर में उत्तर प्रदेश 15% और कर्नाटका 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंटली इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च यूनिफाइड पोर्टल नेम्ड नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम? देखिए कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, जिससे हम जो भी हमारा हेल्थ क्लेम इंश्योरेंस होता है ना, उस प्रोसेस को हम सिंपल कर सकें, जिससे आपको जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़े इजिली आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। तो ये स्टार्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। देखिए अगर मैं पूछूं इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है NHA ने और इनके साथ IRDAI ने, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। NHA मतलब होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IRDAI ने मिलकर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज बनाया है। और ये पार्ट किसका है? ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ABDM का। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पार्ट है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो याद रखो आप, जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये स्टार्ट कब हुआ था? 2021 में स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि पहली स्टेट कौन सी इंडिया की, फर्स्ट स्टेट कौन सी इंडिया की जिसने इशू कर रहे हैं 10 करोड़ आभा ID? देखिए ये एक आभा ID मिलती है आपको। आभा ID जो होती है वो 14 डिजिट की होती है। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसमें आपको आभा ID मिलती है। जो आभा ID होती है ना वो 14 डिजिट की होती है। तो पहली स्टेट कौन सी इंडिया की जिसने 10 करोड़ आभा ID इशू करी है? तो यह है उत्तर प्रदेश। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड स्टेट का पूछेगा तो महाराष्ट्र, और तीसरी स्टेट की पूछेगा तो वो है गुजरात। तो आभा ID सबसे ज्यादा इशू करी है उत्तर प्रदेश ने, सेकंड नंबर में महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर में गुजरात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली DRDO ने सक्सेसफुली टेस्टेड करी है रुद्रम सेकंड मिसाइल को। तो रुद्रम सेकंड मिसाइल जो है किस तरह की मिसाइल है? तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। देखिए आप एयर में हैं और एयर से आप ये मिसाइल चला रहे हैं सरफेस की ओर। तो ये एयर से सरफेस की मिसाइल है, तो एयर टू सरफेस मिसाइल है रुद्रम सेकंड। क्वेश्चन आ सकता है जो रुद्रम सेकंड मिसाइल है उसको लॉन्च कौन से एयरक्राफ्ट ने किया था? कौन से एयरक्राफ्ट ने इसको लॉन्च करा था? तो SU-30 MK-1 SU-30 MK-1 एयरक्राफ्ट ने इसको लॉन्च करा था। और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मिसाइल है वो एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये भी याद रखो आप, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, जो रुद्रम सेकंड है उसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 350 किलोमीटर की। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, रुद्रम फर्स्ट की रेंज कितनी है? 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज थी रुद्रम फर्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे ट्वाइस इन द वन सीजन? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसे पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करता हूँ तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, और जो माउंट लोटसे है ना, चाइना और नेपाल बॉर्डर के बीच में पड़ता है माउंट लोटसे। तो किसके बीच में पड़ता है? चाइना और नेपाल बॉर्डर के बीच में पड़ता है माउंट लोटसे। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है। तो जो माउंट लोटसे है ना, ये वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है। याद रखो, वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पीक है माउंट लोटसे। और जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की 1st हाईएस्ट पीक है। इसकी लंबाई याद रखो आप, 8848.86 मीटर इसकी लंबाई है। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट लोटसे की 8516 मीटर इसकी लंबाई है। तो पहली पर्सन कौन है जिसने एक सीजन में माउंट एवरेस्ट की 2 बार और माउंट लोटसे को चढ़ा है? तो ये है सत्यदीप गुप्ता। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यदीप गुप्ता ये इंडियन है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए माउंट एवरेस्ट से लेकर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी वुमेन है, फर्स्ट वुमेन कौन है वर्ल्ड की जिसने 3 टाइम क्लाइम करा है माउंट एवरेस्ट को सिर्फ 13 दिन में? तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। पूर्णिमा श्रेष्ठा जो है ना वो नेपाल की है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई चढ़ी है 3 बार सिर्फ 13 दिन में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि फर्स्ट वुमेन कौन है? ये बिलोंग करती है निशी ट्राइब। निशी ट्राइब आपको मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की निशी ट्राइब है, उसकी फर्स्ट वुमेन कौन है जिनने क्लाइम करा है माउंट एवरेस्ट को? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है कबक यानू ने क्लाइम करा है माउंट एवरेस्ट को, और ये निशी ट्राइब से बिलोंग करती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और ये अरुणाचल प्रदेश की 5th वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है,
माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन है सेकंड यंगेस्ट गर्ल कौन है वर्ल्ड की जिसने स्केल करा माउंट एवरेस्ट को नेपाल साइड से। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन और ये बॉम्बे की हैं, ये इंडिया की हैं और ये सेकंड यंगेस्ट गर्ल बन चुकी हैं जिसने क्लाइम करा है माउंट एवरेस्ट नेपाल साइड से। काम्या कार्तिकेयन का नाम बिल्कुल मत भूलना। फोर्थ क्वेश्चन याद रखिए माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट इंडियन कौन है, ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन कौन है जिनने क्लाइम करा है माउंट एवरेस्ट को। इनका नाम है ज्योति रात्रे, इनका नाम है और ये मध्य प्रदेश स्टेट से हैं और ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन है जिनने क्लाइम करा है माउंट एवरेस्ट को। ये 55 साल की हैं, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सब ऑर्बिट टेस्ट व्हीकल अग्निबाण सॉर्टेंड पावर्ड बाय वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे पहले सिंगल पीस 3D प्लास्टिक रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला सब ऑर्बिटल टेस्ट वाहन अग्निबाण सॉर्टेंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये व्हीकल था अग्निबाण व्हीकल था और ये कंपनी कौन सी थी? अग्निकुल कॉस्मोस ने इसको लॉन्च करा था। अगर मैं रॉकेट इंजन का नाम पूछूं कौन से रॉकेट से लॉन्च करा था, तो अग्निलेट रॉकेट से लॉन्च करा था अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड ए राइफल आर्म्ड रोबोटिक डॉग वेइंग 15 किलोग्राम एंड इक्विप्ड विद 4D वाइड एंगल परसेप्शन सिस्टम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 15 किलोग्राम वजनी और 4D वाइड एंगल परसेप्शन सिस्टम से लेस राइफल सस्क रोबोटिक कुत्ता का अनावरण किया है? तो देखिए कौन सी कंट्री ने राइफल आर्म रोबोटिक डॉग बनाया है। तो ये एक डॉग है और ये रोबोटिक डॉग है, इसमें राइफल लगी हुई है, ये 4D वाइड एंगल तक घूम सकता है, ये भी याद रखो, और 15 किलोग्राम का है सिर्फ। ये किसने बनाया है ये डॉग? ये रोबोटिक डॉग बनाया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन हॉनर्ड विद पाल्म डोर अवार्ड एट 2024 कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 2024 में, तो कौन सी फिल्म को पाल्म डोर अवार्ड मिला है? और ये हाईएस्ट अवार्ड है कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, तो ये मिला है अनोरा मूवी को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाल्म डोर अवार्ड मिला है वो अनोरा मूवी को मिला है, इसके डायरेक्टर है टॉन बेकर। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है ग्रों प्रीट, ये मिला है भारत की पायल कपाड़िया को अपनी मूवी ऑल वी इमेज एज लाइट के लिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखिए। इनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्ट्रेस के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है अनुसुईया सेन गुप्ता को, इनकी मूवी सेमलेस के लिए। फिर बात करते हैं ला सीनेफ की, ये जो यंगेस्ट एक्ट्रेस होते हैं उनके लिए ये कैटेगरी होती है। एक और क्वेश्चन आता है जो कांस फेस्टिवल होता है ना वो फ्रांस में होता है, तो ये भी याद रखो, कांस इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है फ्रांस में। ला सिनेफ के लिए फर्स्ट और थर्ड प्राइज इंडियन को मिला है। फर्स्ट प्राइज मिला है चंद्रा नायक को। सनफ्लावर वी फर्स्ट 1 to 9 के लिए, ये इनके मूवी का नाम है। थर्ड प्राइज मिला है मानसी महेश्वरी को बेनी हुड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ए विलेज ऑफ एंगा प्रोविंस वाज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट ड्यू टू माउंट मोंगालो कोलैप्स। माउंट मोंगालो इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? माउंट मोंगालो जो है ना उसका एक हिस्सा ढह गया जिसके कारण 2000 लोग जिंदा दब गए, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ये कहाँ पर हुई है? तो जो माउंट मोंगालो है ना वो कहाँ पर है, कौन से कंट्री में है? तो वो है पपुआ न्यू गिनी में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट मोंगालो से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज इशू एन ऑर्डर टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्लांट यूकेलिप्टस ट्री फॉर इट फाइनेंशियली सस्टेंस इन 2024-25। देखिए इंडिया की कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने आदेश दिया है यूकेलिप्टस पेड़ लगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने? तो ये केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि यूकेलिप्टस के पेड़ लगाइए आप, क्योंकि इनकी मात्रा कम हो रही है। तो ये क्वेश्चन तो याद रखिए आप। देखिए आज मैंने आपको 1 जून के करंट अफेयर पढ़ाए, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आपको। जो 2 जून के करंट अफेयर है वो मंडे को आएंगे और 3 जून के करंट अफेयर की सीरीज भी मंडे को आएगी। और ये जो सीरीज है ना वो डेली रात में आएगी, रात में इसका वीडियो अपलोड होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ आएगी को थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ आएगी।